नमस्कार। आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है पल्लवन। पल्लवन कई बार परीक्षा में ये कंपलसरी आता है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए, तो इस विषय के साथ मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पल्लवन एक गद्य लेखन की एक प्रकार है। जिस तरीके से निबंध लेखन होता है, अनुच्छेद लेखन होता है, उसी तरीके से पल्लवन लेखन भी होता है। तो पल्लवन लेखन में क्या होता है कि पल्लवन में किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब है कि अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की एक कला है। पल्लवन शब्द जो है पल्लव शब्द से बना है, और पल्लव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नए पत्ते उगना। नए पत्ते उगने की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए हमें कोई पौधा उगाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए मिट्टी लेंगे, मिट्टी में फिर एक बीज डालेंगे, उसके बाद उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो पौधा उगेगा और उगकर एक पौधे का आकार, वो बीज जो है एक पौधे का आकार ले लेगा। इसी तरीके से पल्लवन में भी होता है। पल्लवन में क्या होता है कि एक बीज रूप में एक सूत्र ले लिया जाता है, एक वाक्य ले लिया जाता है, या एक लोकोक्ति, मुहावरा, कुछ भी एक ले लिया जाता है, और फिर जो लेखक होता है वो अपने मौलिक विचारों से, अपनी प्रतिभा से उसको मतलब पोषित करता है। तो वो उसके बाद जो परिणाम आता है, जो एक रचना हमारे सामने आती है, उसको हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन में किसी एक संक्षिप्त विचार को लिया जाता है, या किसी छोटे से एक विषय को लिया जाता है, और उसमें जो निहित अर्थ होता है, उस अर्थ को लेखक अपनी कला के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से उसको एक मौलिक रचना का रूप देता है, उसको विस्तार करता है उसका। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पल्लवन में एक सूत्र वाक्य लिया जाता है, या एक छोटा विषय लिया जाता है, और उस विषय का विस्तार किया जाता है। तो पल्लवन को अगर हम साधारण शब्दों में समझें, तो इसका मतलब ये है कि एक हमें विषय दिया गया होता है, उस विषय को हमें विस्तार पूर्वक लिखना होता है। अब इसमें क्या जाता है कि पल्लवन में एक बीज रूपी सूत्रबद्ध एक सुसंगठित विचार या भाव होता है, और उसको जो है विस्तृत करने की, उसको एक विस्तार से लिखने की ये एक प्रक्रिया होती है। अब इसमें हमें कोई लोकोक्ति मिल सकती है, मुहावरे मिल सकते हैं, एक छोटे कोई विषय मिल सकते हैं, जिन पर हमें इसमें निहित जो अर्थ होते हैं, उन अर्थों को स्पष्ट करना होता है विस्तार के माध्यम से। इसमें ऐसे कई मतलब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, पल्लवन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? पल्लवन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, जिनको हम सामान्य तौर पर सुनेंगे तो उनका एकदम से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहेंगे कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो इसको हम सीधा अगर हम बोल रहे हैं तो एक मन में एक कल्पना सी बनती है। उसमें क्या होता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से कोई गिरा, खजूर के पेड़ पर कोई अटक गया है। तो मतलब इस बात को कहने का मतलब क्या है? अब इस बात का मतलब तभी स्पष्ट हो सकता है जब हम इस वाक्य का, इस उक्ति का हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो इसमें निहित जो अर्थ है वो मात्र वो नहीं है कि आसमान से कुछ गिर रहा है और वो खजूर में अटक रहा है। तो इसलिए हमें पल्लवन की ज़रूरत पड़ती है कि पल्लवन में हमको इसको विस्तार करना होता है। विस्तार करने के बाद ही हमें जो है इसमें निहित जो अर्थ होते हैं, उन अर्थों को बाहर निकालना होता है। क्योंकि ये गद्य रचना है, तो लेखक इसमें गद्य भाषा का ही प्रयोग करता है। पल्लवन में लेखक का एक प्रभावशाली लेखन कौशल सामने आता है, उसकी कल्पनाशीलता, उसके विचार, उसके भाव, उसका मानसिक परिपक्वता, उसकी भाषिक क्षमता, इन सब का परिचय हमें पल्लवन में मिलता है। अब पल्लवन में किया क्या जाता है ये बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसमें एक संक्षिप्त सा विषय जो हमें मिलता है, हमें उसका विस्तार करना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो केंद्रीय अर्थ होता है, जो इसका मूल अर्थ होता है, उस मूल अर्थ को पकड़ना होता है, और उस मूल अर्थ के आधार पर ही उस संक्षिप्त विषय को हमें विस्तृत करना होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो हम विवरण दे रहे हैं, जो भी हम इसका विस्तार कर रहे हैं, वो तत्वपूर्ण होना चाहिए और वो त्वरित होना चाहिए। इसके अलावा इसके जो बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, उन महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करना इसका उद्देश्य होता है।
वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो विषय है वो, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आसमान से गिरा खजूर पे अटका, अगर हम इसका पल्लवन कर रहे हैं तो इसके पीछे छुपे जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, जब तक हम उन्हें उजागर नहीं करेंगे तो इसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगा। पल्लवन में हम एक या दो अनुच्छेदों में ही इसका विस्तार करेंगे, तो यानी कि हमारे पास एक लिमिटेशन भी है। तो हमें एक लिमिट में रहकर उस विषय को विस्तृत करना है और उसमें सारी बातें भी लेकर आनी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि हमें कम शब्दों में भी अपनी पूरी बात करनी है और विषय को भी विस्तृत करना है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इस विषय से जुड़े कुछ अगर नए पक्ष हैं हमारे पास तो हमें उनको भी उजागर करना होता है, और इन सब पहलुओं को मिलाने के बाद एक जो मौलिक रचना हमारे सामने आती है उसे हम पल्लवन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर विस्तार ही करना है तो विस्तार तो व्याख्या में भी होता है, विस्तार तो निबंध में भी होता है, तो क्या निबंध, व्याख्या और पल्लवन ये तीनों एक ही चीज़ें हैं? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं, ये तीनों एक ही चीज़ नहीं है। अगर ये तीनों एक चीज़ होती तो इनके अलग अलग नाम नहीं होते। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या और पल्लवन पर। पल्लवन, जैसे कि पल्लवन के बारे में मैं अब तक इतना सारा बता चुकी हूँ, तो पल्लवन जो होता है वो एक सूक्ति का होता है, एक वाक्य का हो सकता है, एक छोटे से विषय का हो सकता है। लेकिन जब व्याख्या होती है, व्याख्या अवतरणों की होती है, कविताओं की होती है, गद्य रचनाओं की होती है, तो बड़े बड़े अवतरण होते हैं उनमें जिनकी व्याख्या की जाती है। इसके साथ ही जब हम व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि व्याख्या में हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है, फिर हम व्याख्या करते हैं, उसके बाद हमें उस पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी भी देनी होती है। तो इन सबको मिलाकर जो है व्याख्या कंप्लीट होती है। लेकिन हमें पल्लवन में ऐसा कुछ नहीं करना होता है। तो पल्लवन व्याख्या से इन अर्थों में भिन्न है कि ना तो उसमें हमें प्रसंग लिखना है, ना तो हमें उसमें व्याख्या लिखनी है, जबकि हमें विषय को व्याख्यायित करना है, लेकिन फिर भी हमें उसमें व्याख्या नहीं लिखनी है, ना ही हमने उस पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी अलग से लिखनी है। दूसरी बात यह है कि क्या निबंध और पल्लवन एक चीज़ है? तो वो भी नहीं है। इसलिए क्योंकि जो निबंध होता है, निबंध हालांकि दोनों एक तरीके से देखा जाए तो सतही तौर पर एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में जो मूल अंतर है वो ये है कि इसमें हमें एक लिमिट दी गई होती है। जो हमें पल्लवन करना होता है उसमें हमें पल्लवन एक या दो अनुच्छेद से ज़्यादा में नहीं करना होता, एक दो पैराग्राफ से ज़्यादा उसका हमें विस्तार नहीं करना होता। जबकि जो निबंध होते हैं उसमें कोई सीमा निश्चित नहीं होती, उसमें आप कितना भी लिख सकते हैं। और कभी कभी सीमा अगर दी भी जाती है तो वो सीमा कुछ कम शब्दों में नहीं होती, वो 1000 शब्द, 2000 शब्द, 3000 शब्द इस तरीके से दिया जाता है। और जो इसकी सीमा होती है उस सीमा में क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 शब्दों में हमें पल्लवन करना होता है। तो इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि निबंध में जब हम किसी विषय पर निबंध लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम विषय से संबंधित प्रासंगिक घटनाओं को भी उसमें जोड़ देते हैं, अपने विचारों भावों को भी उसमें जोड़ देते हैं, और अपनी बात को कहने के लिए हम उसको विस्तृत करते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि उसकी सीमा हम नहीं बांध पाते हैं, उसको हमें एक पॉइंट पर आकर ख़त्म करना होता है, तो वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है। तो लेकिन हम पल्लवन में इस चीज़ को नहीं कर सकते। पल्लवन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ से ज़्यादा इसमें नहीं लिखना होता है। 250 शब्द, 300 शब्द से ज़्यादा इसकी लिमिट भी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि व्याख्या और निबंध और पल्लवन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि पल्लवन किस तरीके से हमें करना चाहिए। पल्लवन के लिए जैसे कि जब जो प्रश्न पत्र में मैं देखती आई हूँ अब तक, उसमें ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय का पल्लवन कीजिए। तो उसमें 4-5 विषय होते हैं। तो सबसे पहला तो जो सब आपको काम करना है वो कि जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, उस विषय का चुनाव करें। तो सबसे ज़रूरी है कि सही विषय का चुनाव करें जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरा जो इस प्रक्रिया का बिंदु होता है वो ये होता है कि जब आप उस विषय को चुन लेते हैं तो उस विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उनको एक रफ साइड में, आंसर शीट के रफ साइड में लिख लीजिए कि ये चीज़ें इसमें मुख्य रूप से, और मुझे अपने पल्लवन में इन बिंदुओं को ज़रूर डालना है। इसके बाद हम जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं रफ में, उन पॉइंट्स को और स्पष्ट करने के लिए समय और वर्ड लिमिट देखते हुए कि हमें उन बिंदुओं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम उसमें क्या लॉजिक डाल सकते हैं, क्या तर्क डाल सकते हैं, या फिर हम कोई उदाहरण दे सकते हैं। तो हम कौन सा उदाहरण वहाँ लिखेंगे वो भी हम साइड में लिख लेंगे।
जब हम इन सारे बिंदुओं को अलग से लिख लेंगे और इन सब चीज़ों को हम एक कॉम्पैक्ट वे में हमें समझ में आ गया कि हमें अपने अपने पल्लवन में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो चौथा काम होगा वो काम ये होगा कि उस सारी चीज़ें जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, तर्क लिखे हैं, उन सबको हमें एक जगह संयोजित करना होगा। अब संयोजित करने के बाद हमें क्या करना है कि इस सारी सामग्री को हमें एक रचना के रूप में फेयर लिखना होगा। इसमें क्या करना होगा कि इसको हमें एक आधार देना होगा, जैसे क्योंकि हम रफ में लिख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ पहले लिखनी है क्या बाद में लिखनी है, हम उसका उतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि उसके बाद जब हम फेयर लिखने लगेंगे तो उससे पहले हम उन रफ पॉइंट्स को नंबरिंग कर लेंगे कि हमें क्या पहले देना है क्या बाद में देना है। उसके बाद करने के बाद से एक संयोजित जब वो हो जाएगी उसके बाद उसे हमें एक रचना के रूप में अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेना होगा। इसके बाद ये जो पूरी रूपरेखा हमारे सामने आ जाएगी तो उसको अच्छे से हमें उसे फेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एक बार फिर से हम पुनरीक्षण करेंगे। पुनरीक्षण का मतलब है कि दोबारा से उसका परीक्षण करना कि हमने जो चीज़ लिखी है क्या वो लिखी हुई सामग्री जो हमारे सामने हम अपने आंसर में लिख रहे हैं वो सामग्री हमारे विषय से जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, उस विषय से संबंधित हमने सभी पॉइंट्स लिख दिए हैं या नहीं लिखे हैं, या जो हम चीज़ें उसमें बताना चाहते थे वो उन्हीं अर्थों में ध्वनित हो रही है, वही अर्थ प्रकट कर रही है जिन अर्थों में हमने उसको समझा है। तो इससे पुनरीक्षण के बाद हमारे पास जो चीज़ रचना हमारे सामने आएगी वो हमारा पल्लवन होगा। तो इसमें एक तो ये जैसे मैंने प्रक्रिया बताई कि सबसे पहले आपको विषय का चुनाव करना है, फिर रफ पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद फिर आपने उदाहरण तर्क लिखने हैं, उसके बाद उसे संयोजित करना है, फिर उसे एक रचना का आकार देना है, फिर उसे फाइनली लिखना है आपको और उसके बाद उसका पुनरीक्षण करना है। तो ये सुनने में बहुत बड़ी सी प्रक्रिया लग रही है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपका बाकी का प्रश्न पत्र छूट जाएगा। तो इसमें ज़्यादा समय भी नहीं आपने लगाना है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं आपको थोड़े कुछ उदाहरण दे सकती हूँ जिन पर अक्सर लिखने को आता है, जैसे कि सांच को आँच नहीं, थोथा चना बाजे घना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, कोलू का बैल वगैरह वगैरह बहुत सारे लोकोक्ति मुहावरे इसमें आते हैं करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि पल्लवन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप पल्लवन में अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स दिखा पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसका क्या समाधान हो सकता है ये सोचूंगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।